नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुकूत हैदराबाद के दर्दनाक वाकयात की याद आज भी ताजा। यौम नजात और यौम इंजमाम के नाम पर जख्मों को कुरेदने की कोशिश। तेलंगाना हुकूमत का 3 नई जूट मिलों के साथ माहिदा। 10,000 से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम होंगे। मुमकिना ताउन का कंपनियों को KTR ने दिया तयक़ुद। बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाएगी। बीजेपी पर मजलिस का खौफ तारी। TRS की मुतबादिल बीजेपी, यौम निजात जलसे से अमित शाह का खिताब। सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी इस्मत रेजी व कत्ल वाक़े के मुलजिम की मौत की अदालती तहकीकात का हाई कोर्ट ने दिया हुक्म। मरकज GST की बकाया रकम तेलंगाना को जारी करे। 15वें फाइनेंस कमीशन वज़ीर तरक्कियात स्कीम की रुकुमात का मुतालबा। मरकज को हरीश राव का मकतूब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आज 17 सितंबर है, सुकूत हैदराबाद को याद करने का दिन। पुलिस एक्शन कहें या फिर ऑपरेशन पोलो, उस वक्त के वाकयात और हालात को अगर आज भी याद किया जाए तो दिल दहल जाते हैं। पेश है 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सुकूत हैदराबाद एक ऐसा नासूर है जो मैं अपने साथ खबर में ले जाऊंगा। आज 17 सितंबर है, सुकूत हैदराबाद को याद करने का दिन। 20वीं सदी के आगाज में मुमलिकत आसफिया की जोग्राफियाई हालत कुछ इस तरह थी कि सल्तनत आसफिया चारों तरफ से हिंदुस्तानी सूबों और कस्बों से घिरी हुई थी। यहाँ मुसलमानों की आबादी का तनासुब 13% था। ज़्यादातर मुसलमान शहरों और कस्बों में आबाद थे। सरकारी ज़बान उर्दू थी, लेकिन अवाम की अक्सरियत तेलुगु, कन्नड़ और मराठी बोला करती थी। सरकारी तौर पर मुमलिकत पर आसिफ जाही हुक्मरानों का इख्तिदार था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में फ़िरक़ापरस्त तंजीमें सर उठा रही थीं। आर्य समाज, हिंदू महासभा और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस भी इसी दौर में वजूद में आई। दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में मुसलमानों की जमात के तौर पर अपनी शिनाख्त बना चुकी थी। 1947 में मुल्क आज़ाद हो गया। मुल्क की तक़सीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तौर पर हुई। इधर हैदराबाद को हिंदुस्तान में ज़म करने का मुतालबा होने लगा। दिल्ली में मौजूद कुछ लोग हैदराबाद में मुसलमानों के इख्तिदार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नवंबर 1947 में हैदराबाद और दिल्ली के दरमियान माहिदा इंतज़ाम जारिया तय पाया, जिसके ज़रिए आइंदा के मामलात को तय करने का फ़ैसला किया गया। लेकिन दिल्ली में बैठे लोग हैदराबाद को हिंदुस्तान में ज़म करने की साजिशें करने लगे। जब हिंदुस्तानी फ़ौज हैदराबाद की सरहदों पर दस्तक दे रही थी, रज़ाकार सर पर कफन बांधे रियासत की हिफाजत के लिए जमा हो गए थे। कासिम रज़वी ने कहा था
کہ کوئی بے قصور کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ ہم پر بے قصوروں پر حملہ حرام ہے۔ اگست 1948 سے فرقہ پرستوں کی سرگرمیوں میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ حیدرآباد سے دلی تک سازشوں کے تار بنے جا رہے تھے اور یہاں کے مسلمان اس سے بے خبر تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے سرحدی علاقوں میں مسلمانوں پر حملے شروع ہو چکے تھے۔ نظام دکن جو ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنی دو آنکھیں سمجھتے تھے، لیکن فرقہ پرستوں کو حیدرآباد پر مسلمانوں کی حکومت برداشت نہیں ہو رہی تھی اور اسی سازش کے تحت حیدرآباد سے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 12 اور 13 سپٹمبر کو حیدرآباد پر چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کیا گیا۔ بیدر اور ورنگل کے ہوائی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے۔ سقوط حیدرآباد سے کئی نام جڑے ہوئے ہیں، جن میں جنرل جے چودھری کا نام بھی شامل ہے، جنہیں حیدرآباد پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ہندوستانی فوج کی حیدرآباد پر کی جانے والی کارروائی کو آپریشن پولو کا نام دیا گیا۔ یہ نام حیدرآباد میں پولو کھیل کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے دیا گیا۔ حیدرآباد پر قبضے کی کمان کرنے والے جنرل چودھری آپریشن پولو پر کتاب لکھتے ہیں، جس کا نام آرمرڈ ڈویژن ان آپریشن پولو رکھا گیا، لیکن یہ کتاب شائع نہیں ہو پائی۔ اس کتاب میں جنرل جے چودھری نے حیدرآباد پر کی گئی کارروائی کا تفصیلی ذکر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ مارچ 1948 میں جنوبی کمانڈر کی طرف سے حیدرآباد پر حملے کے احکام موصول ہو گئے تھے اور حیدرآباد کی طرف پیش قدمی کی ہدایت دی گئی تھی۔ پہلی فورس کو شلاپور حیدرآباد کی سڑک کی سمت 216 میل اور دوسری فورس کو وجے واڑہ حیدرآباد کی سمت 160 میل بڑھنے کی ہدایت دی گئی۔ یہ منصوبات تیار کرنے والوں کا مقصد تھا کہ جلد سے جلد حیدرآباد پر قبضہ کیا جائے۔ ادھر حیدرآباد میں رضاکار مزاحمت کے لیے تیار تھے۔ کئی مقامات پر فوج اور رضاکاروں کے درمیان جھڑپیں بھی شروع ہو گئیں۔ 13 اگست تک حیدرآباد پر قطعی حملے کے انتظامات کر لیے گئے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے فوری اس منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ جنرل چودھری نے لکھا کہ نظام دکن کی فوج میں کئی ایسے عہدیدار تھے جو ہندوستانی فوج کو رضاکاروں اور نظام دکن کی فوج کی نقل و حرکت کی اطلاعات فراہم کر رہے تھے۔ جنرل چودھری لکھتے ہیں کہ 11 سپٹمبر کو ہندوستانی فوج حیدرآباد پر قبضے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حیدرآباد دکن کے مسلمانوں کا اقتدار، ان کی تہذیب اور ثقافت، سب کچھ ختم ہو گیا۔ 17 سپٹمبر کی شام سارا حیدرآباد ماتم میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیدرآبادی فوج کے کمانڈر نے خود سپردگی اختیار کر لی۔ The men under my command were called upon to perform a superhuman task and against very heavy odds. There was no alternative for me left but to surrender. نظام دکن میر عثمان علی خان نے ریڈیو پر اپنی رعایا کو خطاب کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میری عزیز اور پیاری رعایا، میں مطلع کر رہا ہوں کہ میں نے ہندوستان کے گورنر راج گوپال چاریہ کو پیام روانہ کر دیا ہے کہ میری حکومت نے استعفیٰ دے دیا ہے اور میں نے اپنی فوج کو لڑائی بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حضور نظام کی تقریر ختم ہوئی تو حیدرآباد کے عوام پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سقوط حیدرآباد کے دوران پیش آئے واقعات نے کئی قائدین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد، محمد یونس سلیم، پنڈت سندر لال اور محمد عبدالغفار شامل ہیں۔ محمد یونس سلیم نے لکھا کہ میرے بال اس لیے جلد سفید ہو گئے کیونکہ میں نے سقوط حیدرآباد کے دوران مسلمانوں کی لاشوں کو سڑکوں پر سڑتے دیکھا اور مسلمانوں کی بیواؤں کو روتے بلکتے دیکھا۔ جب اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت نہرو نے حیدرآباد کے حالات سنے تو پنڈت سندر لال کو حیدرآباد روانہ کیا۔ جب پنڈت سندر لال نے گاؤں میں لاشوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس وقت مساجد سے اذان کی آوازیں بند ہو گئی۔ فرقہ پرست نعرے لگاتے ہوئے لوٹ مار اور قتل و غارت گیری کرنے لگے۔ بیدر، ورنگل اور مراٹھواڑے میں
बे इंतहा कत्ल गारतगिरी और लूटमार मचाई गई। 19 सितंबर को कासिम रजवी को गिरफ्तार करते हुए पूना की यरवाड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुसलमानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने लगीं। पूरी रियासत में मुसलमान खौफजदा और बेसहारा महसूस कर रहे थे। डर और खौफ की वजह से कई मुसलमानों ने अपनी दाढ़ियां तक मुंडवा दी। तकरीबन 5 से 6 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए। ये वो दौर था जब अपने आप को मुसलमान जाहिर करना और मजलिस का नाम लेना भी जुर्म अजीम समझा जाता था। ऐसे तपिशपा उफ्तादा और पुराशोभ दौर में फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मुसलमानों में अज़्म हौसला पैदा किया, उनके दिलों से खौफ व हरास को दूर किया और ये जहन नशीन कराया कि जो कौम जीना नहीं जानती वो मरना भी नहीं जानती। 17 सितंबर को यौम नजात मनाने का मकसद सिर्फ हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंज़माम नहीं बल्कि मुसलमानों की हुकूमत के खात्मे का जश्न मनाना है। आइए 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को याद करते हैं और उस दौर के शहदा के लिए दुआ करते हैं। सुकूत हैदराबाद के बाद दक्कन के मुसलमानों को एक मजबूत मरकज़ सियासी पर जमा करने का सहरा फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी मरहूम और सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम के सर जाता है। वक्त का मौरख जब सुकूत हैदराबाद के बाद यहाँ के मुसलमानों की सियासी ताकत के उरूज का जिक्र करेगा तो फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी का नाम सुनहरी लफ्जों में लिखेगा। सुकूत हैदराबाद के शहदा की याद और उन्हें ईसाल सवाब पहुंचाने के लिए तारीखी मक्का मस्जिद में दर्दमंद अफराद की तरफ से महफिल कुरान खानी मुनक्किद की गई। हैरत और अफसोस का मुकाम ये देखा गया कि चंद एक अफराद ही इस मौके पर मौजूद थे। माहिरीन इस सदी के बड़े सानहों में से इसे एक मानते हैं जिसमें बज़ोर ताकत एक आज़ाद मुस्लिम रियासत को ख़त्म किया गया और लाखों इंसानों का कत्ल किया गया। ईसाल सवाब की इस महफिल में शरीक अफराद ने मरहुमीन के ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी और दुआ की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद 17 सितंबर को यौम नजात सरकारी तौर पर मनाएगी। निर्मल में तेलंगाना बीजेपी की तरफ से यौम नजात जलसे-आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मजलिस से दीगर सियासी जमातें खौफ खाती होंगी, बीजेपी खौफ नहीं खाती। उनका कहना था कि 17 सितंबर 1948 को निजाम के चुंगल से हैदराबाद को आज़ादी सरदार पटेल ने दिलाई थी और 2024 में बीजेपी मजलिस की बैसाखी पर चलने वाली और इस खानदानी हुकूमत से निजात दिलाकर तेलंगाना को दूसरी बार निजात दिलाएगी। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय की संग्राम यात्रा 5 मरहलों में चलेगी, हर मरहला 60 दिन का होगा। उनका कहना था कि ये संग्राम यात्रा मजलिस की बैसाखी पर चलने वाली हुकूमत, खानदानी हुकूमत, गरीब अवाम, खवातीन के साथ होने वाले मजालिम के खिलाफ है। उनका कहना था कि तेलंगाना के तमाम लोकसभा नशिस्तों पर बीजेपी कामयाब होगी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, तेलंगाना में बीजेपी ही टीआरएस का मुतबादिल है क्योंकि कांग्रेस मजलिस से मुकाबला नहीं कर सकती। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करती है, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस जलसे से मरकजी वजीर किशन रेड्डी, सदर बी संजय और दूसरों ने खिताब किया। तेलंगाना में 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद के मौके पर सियासी जमातों के दफातर में तकारीब का इनेकाद अमल में आया। हुक्मरान टीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में यौम इंज़माम तकरीब मुनक्किद की गई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केशव राव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उनका कहना था कि 17 सितंबर यौम इंज़मामी है, इस पर ज्यादा तनाज़ा पैदा करना मुनासिब नहीं। 15 अगस्त को हमें मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन 17 सितंबर को हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल हुई। उनका कहना था कि 17 सितंबर को लेकर कुछ लोग गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करते हैं, उसे हमें नजरअंदाज करना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी यौम इंज़माम तकरीर मुनक्किद की गई। रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर अपने खिताब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को 17 सितंबर को आज़ादी मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर रियासत में इख्तिदार में आएगी तो 17 सितंबर सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाद सियासी जमातें इसे लेकर फिरकावाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर 17 सितंबर पर बीजेपी संजीदा है
तो पार्लियामेंट में बहस कराए, कांग्रेस इसकी तायद करेगी। बीजेपी के दफ्तर में यौम निजात मनाया गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी और दूसरे कायदीन ने मिलकर कौमी परचम लहराया। किशन रेड्डी का कहना था कि 17 सितंबर सरकारी तौर पर न मनाते हुए कांग्रेस और टीआरएस हुकूमतों ने रियासत के साथ नाइंसाफी की है। एमआईएम के खौफ से ये दोनों सियासी जमातें यौम निजात मनाने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। इससे पहले मरकजी वजीर ने कंट्रोल रूम के पास वाक़ सरदार पटेल के मुजस्समे पर फूल डालकर उन्हें खराज पेश किया। तेलंगाना हुकूमत ने 3 बड़ी जूट मिल कंपनियों के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं। शहर के एक होटल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आईटी व बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने ग्लॉस्टर लिमिटेड, एमबीजी कमोडिटीज और कालेश्वरम एग्रो के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत को खुशाइन करार दिया। केटीआर ने कहा कि इससे 887 करोड़ रुपए का सरमाया होगा और 10,400 मुलाजमतों के मौके फराहम होंगे। केटीआर ने कंपनियों को तयक़ुन दिया कि रियासत में इन कंपनियों के जरिए थैले तैयार किए जाएंगे। इन 3 सनतों के लिए हुकूमत ताउन करेगी। इन 3 नई कंपनियों से तैयार होने वाले थैलों को 20 साल तक तेलंगाना हुकूमत खरीदेगी। पहले 7 साल के दौरान 100% खरीदी की जाएगी। आइंदा 5 साल के दौरान 75% पैदावार को खरीदा जाएगा और बचे हुए 8 साल के दौरान 50% कंपनियों के तैयार किए गए बैग्स हुकूमत तेलंगाना खरीदेगी। ये तीनों मिल वरंगल, सिरसिल्ला और कामारेड्डी में कायम किए जाएंगे। किसान इन मिलों को दरकार जूट की काश्त कर सकेंगे। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर दाखिला अमित शाह के जुमे को तेलंगाना में खिताब का हवाला दिए बगैर अपने ट्विटर में कहा कि बुनियाद परस्ती यकीनन किसी भी इलाके में कानून की हुक्मरानी के लिए खतरा है। चंद इंतहा पसंद इकट्ठा होते हैं और किसी मासूम शख्स को हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाते हैं और ये बुनियाद परस्ती है। बरसरे इख्तिदार जमात के अरकान पार्लियामेंट गोडसे को देशभक्त करार देते हैं। ये बुनियाद परस्ती है। वजीर आजम खौफजदा हैं और गैर वाज़ेह इसकी मजम्मत करते हैं और ये एक माने में इस बात को तस्लीम करना है। तालिबानी लफ्ज का इस्तेमाल टीवी में गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हुकूमत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं करती, ना ही वो बुनियाद परस्त तालिबान के खिलाफ कोई मौक़िफ़ इख्तियार करती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमेरिका की राह पर चलते हुए तालिबान के सफ़र पर पाबंदी खत्म की जाएगी या फिर अपना कोई आज़ादाना मौक़िफ़ होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने यह सवाल किया कि यूएपीए कानून के तहत तालिबान को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शुमार किया जाएगा या अक़वाम मुत्तहिदा की तहरीदात की फहरिस्त से उन्हें निकाला जाएगा। बात करना आसान है, आपकी बातों को कोई संजीदगी से नहीं लेगा। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल इजलास का 24 सितंबर से आगाज होगा। इस सिलसिले में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एलामिया जारी किया है। एलामिया के मुताबिक 24 सितंबर जुमे के दिन सुबह 11 बजे रियासती असेंबली और कौंसिल के मानसून सेशन का आगाज होगा। उसी दिन बीएससी का इजलास होगा, जिसमें इजलास की कार्रवाई चलाने से मुतालिक एजेंडे को कतईयत दी जाएगी। वजीर इमारात और शवारे प्रशांत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों में तेजी लाने की हिदायत दी है। जुमे के दिन सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला के तयन करदा वक्त के अंदर तामीरी काम मुकम्मल होने चाहिए। वजीर मौसूफ ने वर्क साइट के मुताबिक ब्लॉक सतह पर अमला मौजूद है या नहीं, उसकी भी जांच पर जोर दिया। अब तक सेक्रेटेरिएट की इमारत के सामने 3 फ्लोर और पीछे 4 फ्लोर के छत के कामों का जायजा लिया गया। उन्होंने अहदेदारों की तरफ से दी गई रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद कहा कि कामों में तेजी पैदा करने की वर्क एजेंसी और इमारत और शवारे के अहदेदारों को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि तामीरी कामों में मेयार को बरकरार रखा जाए तो आने वाले 200 सालों तक ये इमारत बरकरार रहेगी। वजीर के हमरा इमारत और शवारे के चीफ सेक्रेटरी सुनील शमरा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सईदाबाद सिंगारिनी कॉलोनी में कमसिन लड़की की इस्मत रेजी व कत्ल मामले के मुलजिम की मौत की अदालती तहकीकात का हुक्म दे दिया है। हाईकोर्ट ने वरंगल की अदालत को हुक्म जारी किया। हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में इसकी मुकम्मल रिपोर्ट मोहरबंद लिफाफे में अदालत में पेश करने की हिदायत दी। राजू की मौत पर पोराडा हक्कुल्ला तंजीम की तरफ से तहकीकात के लिए हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई थी। दरखास्त गुजार ने पुलिस पर इल्जाम दिया कि पुलिस ने मुलजिम राजू का कत्ल करके उसे खुदकुशी का रंग दिया है। दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल ने बताया कि राजू की मौत के 7 गवाह मौजूद हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम की भी मुकम्मल वीडियोग्राफी की गई।
हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई की वीडियो हफ्ते की रात 8 बजे तक वरंगल जिले जज के हवाले करने की हिदायत दी है। हुकूमत तेलंगाना ने मरकज से उससे वसूल तलब टैक्स, बकायाजात और दीगर प्रोग्राम्स के तहत रकूमात की अदायगी का मुतालबा किया है। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव जो इन दिनों जीएसटी काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए लखनऊ में हैं, मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को एक मकतूब तहरीर किया। इस मकतूब में जीएसटी के तहत रियासत को दिए जाने वाले रकमी हिस्से की मांग की गई। आईजीएसटी के 13,984 करोड़ रुपए गैर इस्तेमाल करदा हुकूमत हिंद के कॉन्सोलिडेटेड फंड में जमा हैं। इसमें तेलंगाना का हिस्सा 352 करोड़ रुपए मरकज के पास है। इस जमाशुदा रकम को जारी करने पर तवज्जो दिलाई गई। मरकजी हुकूमत ने मुल्क के हर पसमानदा जिले को तरक्की देने 50 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। तेलंगाना में अजला की तादाद 10 से बढ़कर 33 हुई है। इस तरह जिले तरक्कियात के फंड्स में भी जिले के एहसास पर इजाफा किया जाए। मकतूब में 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 732 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट जारी करने का मुतालबा किया गया। हरीश राव ने मरकज से कहा कि रियासत को वसूल तलब ये रकूमात जारी की जाएं ताकि रियासत अवामी बहबूद के अपने काम को मजीद मौसर तरीके से आगे बढ़ा सके। मलकपेट आजमपुरा डिवीजन में वाक़े मस्जिद चंदा साहब की तज़ीनो का काम मुकम्मल होने के बाद जुमे की नमाज में मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मस्जिद हाजा में नमाज जुमा अदा की और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों की गुलपोशी की। नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार भी इस मौके पर मौजूद थे। मगलपुरा डिवीजन में बाज मसाइल की अदम रसूई पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर की है। नसरीन सुल्ताना ने बताया कि कचरे की निकासी के मामले में भी लापरवाही बरती जा रही है। मुतालिका ओहदेदार अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों से फौरी मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने खातून माओवादी लीडर शरदक्का के खुदसुपुर्द होने की तस्दीक की है। खातून माओवादी लीडर की खुदसुपुर्दगी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने शरदक्का की माओवादी सरगर्मियों की तफसीलात पेश की। दूसरी तरफ डीजीपी ने सिंगारेनी कॉलोनी इस्मत रेजी व कत्ल मामले के मुलजिम राजू की खुदकुशी पर उठाए जा रहे सवालात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के 7 गवाह मौजूद हैं जिन्होंने राजू को ट्रेन की पटरियों पर देखा था। उनका कहना था कि 100% यह खुदकुशी का मामला है, इसमें किसी तरह के शुबहात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जुमे को बालापुर से टैंक बंड 17 किलोमीटर तक गणेश जुलूस की गुजरगाहों का आला अहदेदारों के हमरा मुआयना किया। बालापुर से आने वाले गणेश मूर्तियों की रवानगी के सिलसिले में फलकनुमा ब्रिज के पास जारी तामीरी कामों के सिलसिले में भी अहदेदारों से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि फलकनुमा ब्रिज का काम अभी भी जारी है। मुतालिका इंजीनियर ने तयक़ुन दिया कि बालापुर और उसके आसपास के बाज गणेश की बड़ी मूर्तियों की रवानगी के लिए जुमे की शाम तक रास्ता तैयार किया जाएगा, लेकिन यह बताया गया कि गणेश निमज्जन के लिए सिर्फ एक दिन के लिए ही ये आर्जी रास्ता फराहम किया जाएगा। उन्होंने आवाम से गंगा जमनी तहजीब की रिवायात को बरकरार रखते हुए गणेश त्यौहार और निमज्जन मनाने की अपील की। गणेश निमज्जन के इंतजामात के लिए मुख्तलिफ शोबजात से वाबस्ता IPS अहदेदारों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। इस मौके पर एडिशनल CP क्राइम सीट एंड लॉ एंड ऑर्डर शिखा गोयल, जॉइंट CP DS चौहान के अलावा जोन के दूसरे आला अहदेदार भी मौजूद थे। किशनबाग महमूद नगर के खानगी स्कूल में जुमेरात को पेश आए वाक़े में महकमे तालीम के अहदेदार ने स्कूल टीचर और इंतजामिया को क्लीन चिट दी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और मुतालिका पुलिस की तरफ से भी की गई तहकीकात में पाया गया कि तालिबा के साथ कोई नाशाइस्ता सलूक नहीं किया गया। सिर्फ तालिबा जो सादा लिबास में स्कूल आई थी उसे स्कूल ड्रेस देते हुए ड्रेस पहनकर आने को कहा गया था। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि बाज़ खुद साख्ता रिपोर्टर्स ने इस पूरे मामले को गलत अंदाज में पेश करते हुए इसकी तशहीर की। प्रिंसिपल ने बताया कि वो उन सरपरस्तों की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने स्कूल इंतजामिया पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में जो तोड़फोड़ की गई है इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। लगा गया है बेबुनियाद ये इल्ज़ाम है सर के ऊपर। मेरे बच्चे यहाँ पर 4 साल से पढ़ते हैं और मेरे को ऐसा इनसिक्योरिटी फील नहीं हुआ आज तक। मैं इंशाअल्लाह
دعا کرتی ہوں کہ آگے بھی ایسا کچھ نہ ہو. یہ بھی جو الزام ہے بے بنیاد الزام لگا گیا ان پر. حق سامنے آئے گا اس بات کا, لیکن جہاں تک ہمارا اندازہ ہے ہمارے رائیولز جو ہے یہاں کے یہ لوگ کا ہاتھ ہے, بٹ انویسٹیگیشن از انڈر دا وے. انشاءاللہ جو بھی بات ہے اس کا جو رزلٹ آئے گا سامنے آپ لوگوں کو بھی ہم معلوم کرائیں گے. وی ول کم آؤٹ ود دا ٹروتھ انشاءاللہ. تلنگانہ کاغذ نگر زون کے گنارم میں شکار کے لیے گئے 2 افراد جنگلاتی علاقے میں مردہ پائے گئے. مہلوکین کی شناخت 28 سالہ درگا راج اور 39 سالہ ستیا کی حیثیت سے کی گئی. کاغذ نگر رورل کے انسپیکٹر راجندر پرساد نے بتایا کہ دونوں شکار کے قریب پہنچے تھے, لیکن اچانک وہاں پر برقی تار کو چھو جانے سے دونوں کی موت ہو گئی. شبہ کیا جا رہا ہے کہ 4 شنبے سے دونوں لاپتہ تھے اور ان کے ساتھی بھی جنگل آئے تھے اور دونوں کو وہیں پر دفن کر دیا گیا. پولیس نے تلاش کرتے ہوئے دونوں کی لاشوں کو نکالا اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا. اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں. کے پی ایچ بی ایس او ٹی نے گانجے کی منتقلی کو ناکام بناتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. پولیس کے مطابق شیخ شبیر, محمد علی اور شیخ شریف وشاکھاپٹنم سے گانجا لے کر شہر آ رہے تھے. باخبر اطلاع ملنے پر سردار پٹیل نگر کے پاس ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے 11 کلو گانجا, 3 سیل فون اور 4,500 روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی. اس ٹولی کے مزید 5 ارکان مفرور بتائے گئے ہیں, ان کی تلاش جاری ہے. پیدہ پرپیٹ میں واقع سوال کارپوریشن میں جمعے کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا. اطلاع ملنے پر فائر انجنز نے 8 گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا. آگ لگنے کی وجہ سے آس پاس کے مکینوں کا تخلیہ کرایا گیا تھا, لیکن کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے. بھاری مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا. آگ لگنے کی وجہ کا ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع, جیسے ماون پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر, ماون ہائٹس ورنداون کالونی, ماون پریسٹیج آصف نگر, ماون ایلائٹ, ماون کراؤن, ماون ایلیگنس, ابرار ماون, ماون ڈی رویل. بہترین فیسلٹیز, اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز, ٹولی چوکی, حیدرآباد. سمیر ہاسپٹل, جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری, شعبہ حادثات, زچہ اور بچہ, بچوں کے امراض, دل کی بیماریوں کا مکمل علاج, استھما, لنگز کا بہترین علاج, دماغ, فالج, لقوہ, رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے. NICU, نرسری اینڈ ICU, 24 گھنٹے CT اسکین. سمیر ہاسپٹل, مہدی پٹنم, حیدرآباد. سقوط حیدرآباد کے دردناک واقعات کی یاد آج بھی تازہ. یوم نجات اور یوم انضمام کے نام پر زخموں کو کریدنے کی کوشش. تلنگانہ حکومت کا 3 نئی جوٹ ملوں کے ساتھ معاہدہ. 10,000 سے زائد روزگار کے موقع فراہم ہوں گے. ممکنہ تعاون کا کمپنیوں کو KTR نے دیا تیقن. بی جے پی اقتدار میں آنے کے بعد 17 سپٹمبر کو سرکاری طور پر منائے گی. بی جے پی پر مجلس کا خوف طاری. TRS کی متبادل جماعت بی جے پی یوم نجات جلسے سے امت شاہ کا خطاب. سعید آباد سنگارینی کالونی عصمت ریزی و قتل واقعے کے ملزم کی موت کی عدالتی تحقیقات کا ہائی کورٹ نے دیا حکم. مرکز GST کی بقایا رقم تلنگانہ کو جاری کرے. 15ویں فائنانس کمیشن وزیر ترقیات اسکیم کی رقومات کا مطالبہ. مرکز کو ہریش راؤ کا مکتوب. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.